हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। हमने फ्रेंड्स जो है कि एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो देखिए, अगर फ्रेंड्स आप 30 में से कितना सही कर पाते हैं। अगर 25 प्लस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है, अगर इससे कम करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप कितना लगा पाते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाए। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपका दिया है कि सुधा अपने कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है। ठीक है, देखिए किस विधि का अनुसरण कर रही है। देखिए ऑप्शन आपका पहला दिया है संरचनात्मक विधि, दूसरा है आपका संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, उसके बाद देखिए आपका तीसरा आपका ऑप्शन दिया है व्याकरण अनुवाद विधि, और चौथा है आपका प्रत्यक्ष विधि। तो किसका प्रयोग कर रही है? देखिए वो कर रही है प्रयोग आपका व्याकरण अनुवाद विधि का। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा आपका व्याकरण अनुवाद विधि। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है आपका कि क्यूमिंग्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस नाम से जाना जाता है। आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया है खेल के मैदान की भाषा, दूसरा है आपका कक्षा कक्ष की भाषा, तीसरा आपका भाषा प्रयोगशाला, और चौथा आपका दिया है समाचार वाचन कक्षा कक्ष की भाषा। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो क्यूमिंग्स के अनुसार भाषा सामाजिक भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहा था आपका खेल के मैदान की भाषा। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि स्वनिम जागरूकता इस बात की समझ है कि पहला ऑप्शन दिया कि भाषा में स्वनिम होते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है तथा स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है? तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि भाषा के ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है कि भाषा की ध्वनियाँ पहचानी नहीं जा सकती और न ही स्थिति के अनुसार ढाली जा सकती हैं। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट, यानी भाषा की ध्वनियों को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है तथा स्थिति के अनुसार डाला जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है? देखिए ऑप्शन पहला है आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता, दूसरा है आपका आकृति मूलक जागरूकता, तीसरा है आपका चित्र मूलक जागरूकता, और चौथा दिया आपका व्याकरण जागरूकता। तो किसका प्रयोग कर रही है? देखिए वो प्रयोग कर रही है आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता। ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें पहला नंबर राइट आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता। उसके बाद देखिए आपका गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है कि समीना अपने विद्यार्थियों के
लिए पठन के समय बहुत सारे चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मकता उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी? ऑप्शन देखिए, पहला दिया है कि जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उन्हें समझने में। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। तीसरा ऑप्शन है आपका कि पाठ्य सामग्री से जुड़े फिल्म को बेहतर तरह से समझाने में। चौथा ऑप्शन है आपका अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसका चित्र बनाने में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका कि निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन है आपका डिकोड करने और कूटबद्ध करने में मदद करती है। सी ऑप्शन आपका तीसरा दिया है कि डिकोड करने और साकार कल्पना करने में मदद करती है। चौथा दिया है आपका कि डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर, यानी कि डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? यहाँ पे किसे है, ठीक है, किसे कहेंगे? ऑप्शन पहला है विवरण को, दूसरा है आपका वृत्तांत, तीसरा है आपका प्रतिमान और चौथा है आपका वर्णन। तो देखिए आपका क्या कहेंगे? व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक कहेंगे किसको? तो इसको कहते हैं आप लोग विवरणात्मक, विवरण को कहते हैं हम लोग। ठीक है, विवरण को कहते हैं व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक कहेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा दिया है आपका राजनैतिक, तथा यहाँ पे अथवा है, ठीक है, अथवा राजनैतिक। फिर देखिए यहाँ पे तथा दिया है, 2 बार तथा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक, भाषा परिवर्तन पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है, उनके प्रभाव मिस्टेक नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन। दूसरा नंबर देखिए क्या दिया आपका? बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन है आपका बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन और चौथा है आपका समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। देखिए आपका इसमें कौन सा राइट नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है आपका कौन सा हिस्सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा 3, यानी कि बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, ये आपका राइट नहीं है। समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा ये नहीं है। उसको देखिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम की सिफारिश करता है? ठीक है, यहाँ पर किस है, किस भाषा को अनुदेशन माध्यम की सिफारिश करता है? ऑप्शन पहला आपका दिया है मातृभाषा, दूसरा है 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। यहाँ पे देखिए दूसरा ये वाला तीसरा था और ये दूसरा आपका दिया है क्षेत्रीय भाषा और चौथा आपका दिया है अंग्रेजी भाषा।
ठीक है, देखिए ये जो है कि 2005 एनसीएफ आपका जो कहता है आपका अनुदेशन भाषा को सिफारिश करता है वो मातृभाषा को करता है, यानी आपकी मदर टंग को करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। उसको देखिए आपका आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा है आपका जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। तीसरा है आपका जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है। चौथा ऑप्शन है आपका जिसमें शिक्षार्थियों के पूरे ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। यही होती है आपकी शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा। उसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका 11 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपका 11 क्या दिया है, दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। ऑप्शन पहला दिया कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। तीसरा ऑप्शन है आपका सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सिखानी चाहिए। तो देखिए आपका एनसीएफ 2020 क्या कहती है, ये कहती है आपकी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर फर्स्ट नंबर, यानी कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, दिया कि निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डाट अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। देखिए आपको पहला दिया एक स्तर पीछे, एक स्तर आगे, तीसरा दिया का बहुत आगे और चौथा है समानांतर। ये हो जाएगा आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, तो ये आपका एक स्तर आगे की ओर जो है कि अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। ठीक है, एक चरण आगे की ओर, बी नंबर यानी कि दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया ये क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया 13 आपका दिया है कि किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। देखिए आपका कथन अ दिया है कि ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। बी आपका दिया है कि स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। ठीक है, देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, तो देखिए अ भी राइट हो जाएगा और आपका ब भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अ और ब आपका दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें तीसरा नंबर जो आपका लिखा है ये वो तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। अ और ब दोनों ही सही है। उसके देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 14, दिया कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। ऑप्शन देखिए पहला आपका दिया है कि जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। दूसरा है आपका कि जब वे भाषिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं। तीसरा है कि जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं और चौथा आपका दिया है जब वे चुप रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तभी जो है कि भाषा का विकास तेजी से होता है। ये कहते हैं आपके वाइगोत्स्की। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15, देखिए भाषा के
अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करिए। देखिए ऑप्शन पहला दिया है कि पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा। दूसरा ऑप्शन आपके दिया है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन के करने के साधन के रूप में भाषा। तीसरा ऑप्शन है प्रमाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा। और चौथा दिया है आपका कि व्याकरण और शब्दावलियों के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। ठीक है, तो देखिए आपका अंतःक्रिया मॉडल विषम कथन का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट, यानी कि व्याकरण और शब्दावलियों के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। तो यही हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 16, दिया कि भाषा से क्या अभिप्राय है। देखिए भाषा विज्ञान की व्यवस्था है। दूसरा आपका दिया कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तीसरा आपका विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है। चौथा है आपका अक्षर और ध्वनियाँ है। देखिए इसमें ये जो है कि भाषा क्या है, तो ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो याद रखना आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17, दिया आपका कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनने के बाद रोजी उन्हें फ्लैक्स कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? ठीक है, देखिए आपका पहला है पठन, दूसरा है आपका श्रवण, तीसरा है आपका वाचन और चौथा है आपका साकार कल्पना करना। ठीक है, देखिए आपका क्या कहती है, कहानी सुना रही है, तो ये आपका सुना देता है श्रवण कौशल। ठीक है, आपका आ जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट, श्रवण कौशल। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 18 नंबर आपका दिया है कि साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिनाई स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्नों का क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है आपका कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि यह प्रश्न सामान्य परीक्षा के लिए कठिन है। चौथा आपका दिया है कि यह प्रश्न पत्र परीक्षा के लिए एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए। यही आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 19, दिया कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन देखिए आपको पहला दिया है स्टीफन क्रेसन, बी ऑप्शन यानी कि दूसरा है तो यहाँ पे 3 नंबर दिया है BF स्किनर, और दूसरा नंबर यहाँ दिया है आपका लेवाई गोत्स्की, चौथा आपका दिया है जिम क्यूमिक्स। देखिए आपका BICS की अवधारणा किसने दिया था, तो ये दिए थे आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट, यानी कि जिम क्यूमिक्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चौथा नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए वह कौन सी युक्ति सर्वोत्तम है? ऑप्शन पहला आपका दिया ड्रामा, दूसरा आपका खेल, तीसरा है रोल प्ले और चौथा है वाद विवाद। ठीक है, ये अगर आपको सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है तो कौन सी युक्ति सर्वोत्तम है, तो इसमें हो जाएगी आपकी रोल प्ले। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन रोल प्ले आपका राइट है 3 नंबर। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21, दिया कि भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण महत्वपूर्ण है, यानी चुनौतीपूर्ण है यानी कि महत्वपूर्ण है। दिया यह कथन सत्य है यानी सही है। दूसरा है आपका कि गलत है यानी कि फॉल्स है।
तीसरा आपका देखिए ये वाला दूसरा ऑप्शन है आपका आंशिक रूप से सही है, और चौथा है आपका तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ठीक है, देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट आंसर, यानी कि ये जो है आपका सही है कथन। उसके बाद देखिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी BICS संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CALP के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो देखिए क्या सही है आपका। ऑप्शन पहला दिया कि CALP BICS के लिए दूसरा शब्द है। दूसरा दिया आपका कि CALP BICS से भिन्न है। तीसरा ऑप्शन है आपका CALP BICS से संबंधित नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि CALP BICS का विस्तार है। तो देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा रही, यानी CALP जो है BICS से भिन्न है। ठीक है, यही आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं। ऑप्शन पहला है आपका दृश्यात्मक, दूसरा है श्रवण, तीसरा आपका है गत्यात्मक, चौथा आपका दिया है स्थानिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुनकर याद कर लेने की बात हो, वहाँ पर हो जाएगा आपका श्रवण कौशल। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर श्रवण कौशल। उसके बाद देखिए आपका गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपकी गठन यानी शब्द निर्माण, दूसरा आपका उद्धृत करना, सी है आपका संयोजन और डी है आपका मिलाना। देखिए आपका इसमें सजा के आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट है, पहला वाला, तीसरा वाला, दूसरा वाला या फिर चौथा वाला। तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट है। देखिए आपका सबसे पहले आपका 1 नंबर पर आएगा गहन यानी कि शब्द निर्माण, दूसरा आपका उद्धृत करना और तीसरा में आएगा आपका संयोजन और चौथा आपका आ गया मिलान करना, यानी कि A, B, C और D आपका लगातार सही है। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, A, B और C और D। ठीक है, चारों आपका सही है। ठीक है, उसको देखिए आपका क्या क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी कि बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया आपका सजस्टोपीडिया यानी परामर्श कोश, दूसरा है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया, तीसरा आपका मौन विधि और चौथा आपका दिया है समग्र भाषा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर राइट, यानी मौन विधि शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा बोलने यानी कि बोलने की अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग मौन विधि में। देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 26 दिया कि भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है। ऑप्शन पहले दिया है शिक्षार्थी या भाषा के नियम सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका कि अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका चौथा नंबर इसमें राइट आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? ऑप्शन देखिए, पहला दिया है आपका 5 3 3 4, दूसरा है आपका 2 + 5 + 3 + 2 + 2। देखिए आपका दूसरा ऑप्शन है 2 + 3 + 3 + 4। चौथा है आपका 5 + 3 + 3 + 2 + 2। ठीक है, देखिए ये ढांचा जो क्या कर दी है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 2 कहती है कि आपका 5 + 3 + 3 + 4 ये पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा का ढांचा यही होना चाहिए। तो पहला नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसे कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उसके किस कौशल का विकास कर रही है? ऑप्शन देखिए, पहला दिया है आपका नियंत्रित लेखन, दूसरा है आपका निर्देशित लेखन, तीसरा आपका रचनात्मक लेखन और चौथा आपका उत्पाद लेखन। देखिए ये कर रही है आपकी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा राइट, यानी कि रचनात्मक लेखन का प्रयोग कर रही है। तो यही में हो जाएगा आपका 3 नंबर राइट। उसके बाद आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि निर्देशित रचना सामान्य किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? ऑप्शन देखिए क्या दिया है आपका, पहला नंबर ऑप्शन पहला ने आपका दिया है कि अव्यक्त स्तर पर, तीसरा आपका दिया है किशोरावस्था के स्तर पर, दूसरा आपका आरंभिक स्तर पर, चौथा है वयस्क के स्तर पर। देखिए इसको करना चाहिए आपका आरंभिक स्तर पर। देखिए आपका दूसरा नंबर हो जाएगा राइट, आरंभिक स्तर पर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कि कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं। तो चलिए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन देखिए आपका पहला दिया है कविता के विचारों और थीमों पर, दूसरा है आपका काव्य साधनों पर, चौथा है दूसरा है आपका तुकबंदी पर और चौथा आपका दिया है व्याकरण पर। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर राइट, यानी कि व्याकरण पर। ठीक है, यही चौथा आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।